सोनम वांगचुक आए आपको मालूम है? ये सरकारी हॉस्पिटल में जब थे तो सोनम वांगचुक जी की वाइफ ने याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में, बस नाम रहेगा अल्लाह का। अल्लाह वो शक्ति है जो हम में आप सबके बीच में है, जिसने ये बोला था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। और वो अरुणधति राय जो JKLF के लीडर यासीन मलिक के साथ घूमती थी, छुपकर बैठे हुए थे और विंडो में से वो अपने प्रोटेस्टर को पिटते हुए देख रहे थे, थ्रिल का पूरा मजा ले रहे थे। पॉलिटिकल पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से मोदी जी को नहीं हरा पा रही, तो वो अब इस तरह का रास्ता ढूंढ रही है। मुझे ये बताइए, इनकी फंडिंग का सोर्स क्या जॉर्ज सोरोस है? यदि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री ना होते तो ना दिल्ली में दंगे होते, ना 53 निर्दोष लोगों की जान जाती और ना ही कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन को 40 दिन से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन जिस आंदोलन की शुरुआत नीट पेपर को लेकर के हुई थी, इस्तीफे को लेकर के हुई थी, क्या अभी भी वही विचारधारा से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? आप सभी को नमस्कार, मैं रोहित गुप्ता और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट सुशील अरोड़ा जी। और आज हम इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे कि जो इस समय कॉकरोच जनता पार्टी की जो दशा और दिशा है, क्या वो वाकई पहले वाली है या फिर इसमें कुछ और दाल गलाई जा रही है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई साहब, इसमें जो है अरविंद केजरीवाल से लेकर के विपक्षी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव तक मौजूद हो चुके हैं। चंद्रशेखर भी पीछे नहीं है फिलहाल। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं जो नीट को लेकर के इस आंदोलन की शुरुआत रखी गई थी, जो नींव डाली गई थी अभिजीत दीपके के द्वारा, अब इस आंदोलन की दशा और दिशा कैसी नजर आ रही है आपको? देखिए, अभी आपने बात की दशा और दिशा जी। अगर मैं सही बताऊं तो दिशा जो है वो शुरुआत में तो बहुत अच्छी थी और इन्हें जो टॉपिक मिला था वो भी बहुत अच्छा था और स्टूडेंट को ऐसे लग रहा था कि एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा रहा है हर एक स्टूडेंट को अपनी बात रखने के लिए, और टॉपिक भी बहुत अच्छा था और ये आवाज़ उठाना ज़रूरी भी था, इस्तीफ़ा होना भी चाहिए था। लेकिन ये जो दशा और दिशा बाद में दिशाहीन हो गई, ये जो दिशा थी ये दिशाहीन हो गई। वो किस वजह से हुई? देखिए, शुरुआत में तो ठीक लगा कि सब कुछ है, जी दीप के बाहर से आगे कि मैं नीट के स्टूडेंट की बात करने आ रहा हूँ, वो स्टूडेंट इनको सपोर्ट भी कर रहे थे। भले ही 1000-2000 लोग जुटे, उम्मीद तो थी 20-25 हज़ार, कम से कम 1 लाख जुटेगा, नहीं जुटे। अगर 1000-2000 भी जुटे तो उसमें भी 400-500 तो बिल्कुल जेन्युइन स्टूडेंट भी थे उसके अंदर जो इसको समर्थन दे रहे थे। मेरा भी पूरा समर्थन था, लेकिन मेरा भी था क्योंकि मुझे था कि एक कोई ऐसा एजेंसी नेता बन के आया है कि जो स्टूडेंट की आवाज़, क्योंकि स्टूडेंट की आवाज़ के लिए कोई प्लेटफॉर्म था नहीं भारत में कि जो सिर्फ स्टूडेंट की आवाज़ रखे। लेकिन हुआ क्या, बाद में धीरे धीरे हमने देखा वहाँ पे बात होना शुरू हो गई, मेरा लिंग मेरी मर्जी, मेरा जेंडर मेरी मर्जी, मेरा कपड़ा मेरी मर्जी। चलो वो ठीक है। उसके बाद हमने देखा वहाँ पर डीजे चलना शुरू हो गया और विजेता दैया जो है वो अपना जैज़ डांस, अपना रैप डांस, अपना ब्रेक डांस, अपना मुजरा वो करना शुरू हो गया वहाँ पे स्टेज पे। उससे भी थोड़ा स्टूडेंट्स को हुआ ये क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद जब वहाँ पे नारे इस प्रकार से लगना शुरू हो गए, जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद, मुझे बताइए इस आंदोलन से RSS से या ब्राह्मणवाद का क्या लेना देना? आप फिर कह रहे थे कि ये मंच तो कोई भी आ जाएगा, ऐसे कैसे कोई भी मंच के ऊपर आ जाएगा? मंच में उसकी जिम्मेदारी बनती है जो उस आंदोलन को लीड कर रहा है, जो उसका संचालन कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। आपको मालूम होगा उस असुद्दीन ओवैसी साहब भाषण दे रहे थे, उनके मंच में एक लड़की आई जिसने बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। असुद्दीन ओवैसी ने उस लड़की को तुरंत पकड़कर नीचे हटाया। रीज़न क्या कि ये मंच किसके नाम पे था? असुद्दीन ओवैसी। तो जिम्मेदारी उनकी बनती थी। ऐसे ही क्या अभिजीत दीपके जो हैं वो इनको नीचे नहीं हटा सकते थे? इसको फिर दोबारा संजीवनी मिली। ये आंदोलन धीरे धीरे नीचे जा रहा था। वहाँ आपने देखा होगा, आप कवर कर रहे थे, 200, 250, 300 लोग जुटना शुरू हुए थे और लास्ट में लंगर के समय में ज़्यादा लोग जुट रहे थे। आंदोलन धीरे धीरे खत्म। जब लंगर चलता था, देखो अगर हम गली मोहल्ले में लंगर लगाते हैं 200-300 लोग तो यहाँ भी लाइन में लग जाते हैं। तो वहाँ पे जो 500-700 लोगों की जो संख्या थी वो उसी पीरियड में थी जिस समय वहाँ पे लंगर लगता था। लेकिन क्या है कि बाद में ये आंदोलन ऐसे लगा धीरे धीरे अपने आप खत्म हो रहे जा रहा है। उसको संजीवनी बूटी देने का काम किया सोनम वांगचुक जी ने। मुझे लगा चलो ठीक है, अब शायद ये अभिजीत दीपके जो है वो सही दिशा में आ जाएंगे, क्योंकि अब इनको एक बहुत बड़े व्यक्ति का समर्थन प्राप्त हो गया है
क्योंकि इन्होंने शुरुआत में ये बोला था कि मेरा ये आंदोलन जो है ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे कोई भी राजनीतिक पार्टी से रिलेटेड कोई भी नेता यहाँ नहीं आएगा। इन्होंने खुलेआम मीडिया में बोला और मुझे अच्छा भी लग रहा था कि इन्होंने बोला था ये अपॉलिटिकल है, ये आंदोलन जो है हम किसी नेता को नहीं यहाँ आने देंगे। लेकिन जब सोनम वांगचुक पहुँचे, चलो वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, अच्छा किया, उन्होंने अपना अनशन भी शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें भी रियलाइज़ हो गया कि वो गलत हाथों में आ गए हैं। देखो वहाँ पर जब अरुणा राय पहुँची, अरुणा राय आपके दर्शक जानते होंगे, जिसने ये बोला था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, और वो अरुणा राय जो JKLF के लीडर यासीन मलिक के साथ घूमती थी, जिसने कश्मीर के अंदर 5 एयरफोर्स जवानों की निर्मम हत्या की। आज के समय में वो जेल में है। यूपीए के समय में वो PM हाउस में जाता था, वहाँ पे उसकी आवभक्त की जाती थी। अरुणा राय जो एक आतंकवादी समर्थक, जो जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानने वाली, जो एक कह लो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा थी, जब वो इस तरह स्टेज पे पहुंचती है और स्टेज को हाईजैक करने की कोशिश करती है, हाईजैक करने की कोशिश। देखो इन्हीं नेता लोगों ने क्या किया कि जो आंदोलन शुरुआत में सही धारा में जा रहा था, एक उसको इन्होंने दिशाहीन करने की कोशिश की, कामयाबी हो गए। हुआ क्या, वो जब गई है तो नंदिता नारायण वहाँ पे पहुँची। नंदिता नारायण कौन? सेंट स्टीफन कॉलेज की प्रोफेसर, जो 40 वर्ष उन्होंने मैथ पढ़ाया। रशीद अंसारी की वाइफ है, वो उनके हस्बैंड भी प्रोफेसर हैं। और रशीद अंसारी कौन है? हामिद अंसारी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके परिवार से आते हैं। और वो स्टेज पर आकर गाना गाती है, गीत गाती है, फैज़ अहमद फैज़ की, बोलती है बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, अल्लाह वो शक्ति है जो हम में आप सबके बीच में है। वो इस तरह का वहाँ पे अपना भाषण उसने स्टार्ट किया। सुशील जी, मैं यही समझना चाहता हूँ, मुझे किसी भी धर्म से कोई परहेज नहीं है, लेकिन जो हमने आंदोलन में देखा, बस नाम रहेगा अल्लाह का, वहाँ पे कॉमेडियन आके जो है राम की बीवी सीता जैसे भी जो कॉमेडीज कर रहे थे उनके लिए स्टेज, लेकिन वहीं जब कोई व्यक्ति बोलता है जय प्रभु श्री राम, जय सीताराम, तो उनके लिए बैरिगेटिंग। आखिर ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव जो है, आप ही के जैसे रिपोर्टर ने जब नंदिता नारायण प्रोफेसर से पूछा, आपने अभी गीत गाया है बस नाम रहेगा अल्लाह का, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बस नाम रहेगा राम का, जय श्री राम, तो कह रही मैं उनका नाम क्यों लूँ। हालांकि वो बिंदी लगाकर अपना वेशभूषाधारी जो है वो अपनी हिंदू आइडियोलॉजी, ऐसा लग रहा था कि हिंदू लेडी है, चाहे राशिद अंसारी उनके हस्बैंड है, लेकिन वो बिंदी लगाकर आई हुई थी और बोला जब नाम रहेगा अल्लाह का और अल्लाह वो शक्ति जो हम सबके बीच में है, मुझे गीत से कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक लाइन आती है जो फैज़ अहमद साहब ने लिखी थी कि सब बुत हटाए जाएंगे बस नाम रहेगा अल्लाह का। ये बुत हटाए जाएंगे मतलब ये हिंदुओं के ऊपर था। कहा जा रहा है कि सामाजिक एकता का संदेश दिया गया था उस गीत के द्वारा। देखो मुझे उसके अंदर कोई ऐसी लाइन बता दीजिए जिसके अंदर, देखो सामाजिक एकता होती तो वो तो ये रहता है कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, ये गीत है ना, उसमें बोल सकते हो कि आप सामाजिक एकता है। इसमें तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह किया हुआ था। और जब उस मैडम ने बाहर आकर अपनी असली विचारधारा बता दी कि मैं श्री राम का नाम नहीं लूँगी, क्लियरली बोला उन्होंने, तो मुझे लगा कि ये जो अब आंदोलन है ये दिशाहीन होते ही जा रहा है। जब उसके बाद कामरा ने आकर, एक कमेडियन जो हमेशा हमारे भगवानों का मजाक उड़ाता रहा, जब उसको मंच दिया गया और उसने श्री राम भगवान के ऊपर ऐसे टिप्पणी कर दी कि सीता का पति, नीता का पति, मतलब कैसे बोल सकते हो आप प्रभु श्री राम के बारे में इस तरह के अपशब्द। और फिर बाद में मैंने देखा कि सोनम वांगचुक साहब जब वहाँ बैठे हैं, उन्होंने इसके बारे में कुछ विरोध क्यों नहीं किया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सोनम वांगचुक साहब ने खुद एक समय बोला था कि प्रभु श्री राम रावण से तो सीता को छुड़ा लाए और फिर बीच बाजार उसको बिकने के लिए छोड़ दिया। कोई भी शख्स गूगल करके देख ले, सोनम वांगचुक की ये स्टेटमेंट है। तो जो सोनम वांगचुक की खुद की विचारधारा हिंदू विरोधी रही, क्योंकि उनके मामा जो है वो मुस्लिम थे। उन्होंने खुद बोला कि मैं 9 वर्ष तक मुझे सिर्फ उर्दू और इंग्लिश पढ़ाई गई, बाद में वो बुद्धिस्ट बने, जो भी था वो बुद्धिस्ट विचारधारा के। अरे आपकी कोई भी विचारधारा हो, कोई भी विचारधारा धर्म को, किसी भी धर्म को अपमानित करने के लिए कोई नहीं है। चाहे अल्लाह का नाम लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये दिक्कत है कि वो मंच क्या धार्मिक मंच था, वहाँ का मकसद क्या सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को अपमान करने का था। जब विजेता दैया, इनका स्पोक्स पर्सन खुद आकर बोलता है कि कौन से महाराज प्रेमानंद, ये कैसे महाराज, जो स्क्रिप्ट राइटर है ध्रुव राठी का, जिसने ये लिखा था कि प्रभु श्री राम मांस खाते थे, उसने खुद लिखा हुआ। और ये व्यक्ति जो है ये जब आकर बोलता है कि प्रेमानंद कौन से महाराज हैं, कौन से किंगडम है उनकी, और वही विजेता दैया जब आंदोलन होता है, जब मार्च शुरू होता है पार्लियामेंट में, उसकी वीडियो सामने आती है, वो तो बर्गर खा रहा है, वो तो वहाँ गया नहीं। मुझे बताइए, जिस तरह हमारे जो विद्यार्थी थे, जो स्टूडेंट्स थे,
आप उनके परिवार के लिए सोचो, जिनके बच्चे वहाँ पे मासूम बच्चे, जिनको पुलिस ने इतनी मतलब भयानक तरीके से जिनकी पिटाई की पुलिस वालों ने, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। मुझे उन बच्चों से पूरी पूरी हमदर्दी है जो बहकावे में आके वहाँ पर पहुँच गए। और मुझे बताइए, क्या इस आंदोलन में किसी नेता को कोई खरोच भी आई है? अभिजीत दीपके उस समय में एक ट्रक में छुपकर बैठे हुए थे और विंडो में से वो अपने प्रोटेस्टर को पिटते हुए देख रहे थे, थ्रिल का पूरा मजा ले रहे थे। और जो सौरभ दास और उनका साथी जो है वो उस समय मीटिंग कर रहे थे जेपी नड्डा जी के साथ। उनका तो कहना था कि बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, बहुत बड़ा आंदोलन है, भाई साहब हैंडल करने के लिए कोई तो सुरक्षा चाहिए ना, मैं ही तो लीड कर रहा हूँ इसको। देखो, जो मेन लीड करने वाले हैं यदि वो आंदोलन से गायब रहेंगे सिर्फ डंडों के डर से और स्टूडेंट को, मुझे बताइए किसी नेता को कोई खरोच आई है? देखो, वीडियो वायरल होगी विजेता दहिया की बर्गर खाते हुए आराम से एसी में अकेले घूम रहे हैं। दो उनके जो स्पोक्स पर्सन थे वो जेपी नड्डा जी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, जबकि टाइम 1 बजे का था, ये 11 बजे पहुंचे। और फिर बाद में इस तरह से माहौल बनाया गया कि इन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, इनका मोबाइल छीन लिया गया। बाद में हमने देखा जो अंदर की पिक्चर्स जो रिलीज़ हुई थी जेपी नड्डा जी के साथ जब वो मीटिंग कर रहे थे, तो मोबाइल फ़ोन तो उनके हाथों में थे। तो विजेता दहिया जो है ये पता नहीं किसकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। देखो, शुरू में इनकी, वैसे तो मैं आपको अच्छी बात बताऊं, इन्होंने कोई भी उकसावे वाला बयान नहीं दिया था स्टूडेंट में, अभी तक नहीं दिया। उकसावे के बयान जो है ये नेता लोग आकर दे रहे थे। जब चंद्रशेखर रावण पहुंचा वहाँ पे तो उसने बोला कि मैं आदमी ही आदमी भर दूंगा, जब प्रोटेस्ट के जब आपने पार्लियामेंट जाओगे तो आदमी आदमी भर दूंगा, ये चंद्रशेखर रावण ने बोला। और उस समय जय भीम के नारे भी लगे। फिर केजरीवाल, जो मैं केजरीवाल ही बोलूँगा क्योंकि इन्होंने बोला था कि जैसे श्रीलंका बांग्लादेश का जेंजी कर रहा है तो भारत का जेंजी क्यों नहीं कर सकता। उन्हें ये बोला कि आपको पुलिस से डरना नहीं है, वकीलों की एक लिस्ट हम आपको छुड़ाएंगे। बच्चों के अंदर ऐसे जोश भरा गया कि आप जितनी अराजकता फैलाना चाहते हो आप फैलाइए, वकीलों से हम छुड़ाएंगे। चलिए, आप वकीलों से तो छुड़ा लोगे, जो एफआईआर वहाँ दर्ज हो गई है, यही स्टूडेंट जब इनको कहीं जॉब लेनी होगी। अब तो केजरीवाल ने आतंकवादी भी कह दिया प्रधानमंत्री को। देखो, वो कैसे प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोल रहे हैं, जो खुद आतंकवादी समर्थक रहे हैं। इनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि ये खालिस्तानी समर्थक रहे हैं। पनवंत सिंह पन्नू ने बोला मैंने इनको $16 मिलियन दिए चुनाव लड़ने के लिए। ये न्यूयॉर्क आए थे 2014 इलेक्शन से पहले, वहाँ पे इन्होंने एक बंद कमरे में मीटिंग की थी। पनवंत सिंह पन्नू जो था, गुरबंश सिंह पन्नू, उसके बयान को डिनाई किया केजरीवाल जी ने। ये हर छोटी बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जो मुख्यमंत्री इस बात को डिनाई नहीं कर पाए कि हमने डोनेशन नहीं ली। और बाद में खालिस्तान के घर पे डिनर करते भी पाए गए। बाटला हाउस इनकाउंटर पर ये सवाल भी उठा रहे थे। तो मुझे बताइए, इनकी मानसिकता पता चलती है कि ये किस तरह की इनके। और पोस्टर बॉय बने हुए थे ये पाकिस्तान में जिस समय एयर स्ट्राइक हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इन्हीं के बयान को पाकिस्तान के मीडिया चैनल दिखा रहे थे, इन्हीं के। और राहुल गांधी के बयान को यूएनओ के अंदर पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो इंडोर्स कर रहे थे कि ये देखो उनके अपने नेता ही सवाल उठा रहे हैं। अब मुझे बताइए, इन्होंने जब भारत के तेजस्वी प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोला, क्या पाकिस्तान इसका फ़ायदा नहीं उठाएगा? इंडिया यूएनओ के अंदर ये बोल रहा है कि पाकिस्तान को आतंकवादी कंट्री जो है वो डिक्लेयर किया जाए, ये आतंकवादी नेशन डिक्लेयर किया जाए। तो यही पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं ये यूएन में बोलेंगे, ये जो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं ये पाकिस्तान को आतंकवादी कंट्री बोल रहे हैं। उनके अपने विपक्ष के नेता उनको बोलते हैं ये खुद आतंकवादी है। एक आतंकवादी, हमें आतंकवादी नेशन कैसे बोल सकते हैं? सुशील जी, मैं यही तो जानना चाहता हूं कि 20 तारीख को जो हमने परिणाम देखा कॉकरोच जनता पार्टी का, वो तो पूरे सोशल मीडिया पे अभी चल ही रहा है इस वक्त तेजी के साथ में। और उसी दिन हमने देखा कि विपक्षी पार्टी जो कभी एक दूसरे से टक्कर किया करती थी, उसी में अखिलेश यादव से लेकर के राहुल गांधी तक साथ में मिल चुके हैं। अब एकता का संदेश दे रहे हैं। राहुल गांधी तो ये कहकर पीएमओ हाउस तक चले गए मोर्चा निकालने के लिए कि अब ये तानाशाही नहीं चलेगी देश में। आपके दर्शकों को बता दूं मैं, तानाशाही कांग्रेस के समय में जब प्रोटेस्ट होते थे, किस तरह की तानाशाही। 4 जून 2011 बाबा रामदेव का आंदोलन, रामलीला मैदान में कैसे लठ चलाए गए, वहाँ पे एक राजबाला महिला की मृत्यु भी हुई थी उसके दौरान। ये आंदोलनों को कुचलने का खुद किस तरह से प्रयास करते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मध्य प्रदेश की भोपाल में दिग्विजय सिंह की सरकार थी। ये दिग्विजय सिंह, ये 12 जनवरी 1998 में किसान जो है वो वहाँ पे मुल्ताई जिला के अंदर अपना तबाह हुई फसल का मुआवजा लेने के लिए पहुँचे थे। वहाँ पे उनके ऊपर पुलिस द्वारा गोलियों की बौछार की गई। कोई भी शख्स गूगल करके देख ले, उस समय 2 दर्जन किसानों की निर्मम हत्या हुई, 150 से अधिक किसान घायल हुए।
उस प्रोटेस्ट में ये कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी और राज्य में भी, दोनों जगह। तो ये आंदोलनों को खुद किस प्रकार से कुचलते थे। कौन कर रहा है तानाशाही? मैं आपसे जानता हूँ सुशील जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप, कौन कर रहा है तानाशाही देश में? तो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की। 7 नवंबर 1966 जब आपको मालूम है पार्लियामेंट में गोरक्षकों ने जब को स्लॉटर बिल पास करने के लिए इंदिरा गांधी के पास पहुंचे थे 7 नवंबर 1966, वहाँ पे पार्लियामेंट के वहाँ पे साधु संतों की निर्मम हत्या हुई। उस समय कई साधुओं की ऐसे हत्या हो गई, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी, उसका ठीकरा फोड़ दिया इन्होंने गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा पे। उस समय उनका इस्तीफा हुआ, लेकिन फिर उसके बाद वो ये थोड़ी कि वो राजनीतिक रूप से उन्होंने संन्यास ले लिया, दोबारा वो चुनाव जीते, लोकसभा सांसद बने। फिर भी कहने का मतलब ये आपको 7 नवंबर 1966 की एग्जाम्पल, 12 जनवरी 1998 की एग्जाम्पल और दिल्ली में 4 जून 2011 की एग्जाम्पल आपको बताई कि कांग्रेस अपने समय में आंदोलनों को कैसे कुचलती थी, इवन की गोली चलाने में भी परहेज नहीं करती थी। और आज ये सवाल उठा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। और ये जो केजरीवाल जो है, मुझे बताइए पंजाब में आपको मालूम है अभी पिछले महीने में ही कैसे वहाँ पे प्रोटेस्टर के ऊपर पानी की बौछारें, टीयर गैस और कैसे पंजाब पुलिस द्वारा लठ बरसाए गए। केरला में अभी स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्हीं के समर्थन की वहाँ पे सरकार है, कांग्रेस के समर्थन की, वहाँ पे स्टूडेंट के आंदोलन को कैसे कुचला गया। ये अपनी स्टेट में जहाँ इनकी सरकार होगी वहाँ ये दिखाते हैं तानाशाही। मोदी जी अगर तानाशाही दिखा रहे होते, परमिशन ना मिलने के बावजूद, क्या CJP इतने दिनों तक आंदोलन कर सकती थी? क्या वहाँ पे बिरयानी बढ़ सकती थी? वहाँ पे सुबह शाम दिन रात लंगर लगे हुए हैं। कौन सी ऐसी आइटम है जो अभी तो आपको मालूम है, कल की बात है, कहाँ से आ रहा है इतना खाना? कल आपको मालूम है ये जो डाटा सामने आया, 80,000 डिलीवरी की गई जोमेटो स्विगी के द्वारा। 80,000 पैकेट्स बर्गर के, पिज़्ज़े के, अलग अलग तरह के। जब 80,000 पैकेट डिलीवर हुए, मैं कहता हूँ एक पैकेट की एवरेज कास्ट अगर हम 400 रुपये लगा लें तो टोटल 32 लाख कहाँ से आया ये पैसा? इतना कौन दे रहा है इन प्रोटेस्ट? वो मतलब पेमेंट कहाँ? वो तो अभी जांच एजेंसियां जो हैं वो जांच की रिपोर्ट में सामने आएगा भी। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, उन स्टूडेंट के लिए बहुत दुख है जिनके ऊपर लठ बरसाए गए और वो स्टूडेंट जो है सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन सोनम वांगचुक है, आपको मालूम है ये सरकारी हॉस्पिटल में जब थे तो सोनम वांगचुक जी की वाइफ ने याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में कि इन्हें प्राइवेट 5 स्टार हॉस्पिटल में इनका इलाज करवाया जाए। उन्हें मध्यंता में शिफ्ट किया गया। मतलब जो नेता है जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उनका इलाज खुद तो 5 स्टार हॉस्पिटल में हो जाएगा, और जो बच्चा इनकी बातों में आकर, इनके बहकावे में आकर वहाँ पे इनको जो सपोर्ट कर रहा है, वो बेचारा लट खा के सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा है। JP नड्डा जी ने मीटिंग की थी वहाँ पे डॉक्टर्स के साथ कि इन स्टूडेंट्स जिनको चोट आई है उनका सही तरह से इलाज हो, और यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप बड़े हॉस्पिटल में इनको रेफ़र कर सकते हो, जिसको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कहने का मतलब आखिर में पिटा कौन? वही जो इनके बहकावे में आया हुआ था स्टूडेंट। जबकि ये आंदोलन स्टूडेंट के लिए शुरुआत में बताया गया था, उसके बाद ये पूरा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। जब वहाँ पे सभी, मुझे बताइए, SP के नेता वहाँ पहुँच रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वहाँ पहुँच रहे हैं, हिंदू विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। ये जब हाईजैक धीरे धीरे हो रहा था तो अभिजीत दीपके ने क्या कर रहे थे वहाँ पे? उन्होंने अपने मंच का दुरुपयोग होने क्यों दिया? उन्होंने जब उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये राजनीति से दूर है ये मेरा मंच, फिर अपनी बात पर अड़ियल क्यों नहीं रहे? क्यों बेचारे मासूम स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट में पिटने दिया? क्योंकि मुझे मालूम है यदि अभिजीत दीपके जिस प्रकार से ये मंच को संचालन स्टार्टिंग में कर रहे थे, अभी अगर कोई पॉलिटिकल नेता ना आते वहाँ पे, स्टूडेंट को ना मतलब भड़काने का काम करते और ना अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को उस आंदोलन में उतारते, तो ऐसा मतलब वायलेंस ना होता। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अभिजीत दीपके की मैंने कोई भी ऐसी उकसाने वाली स्टेटमेंट नहीं सुनी, आपने भी नहीं सुनी होगी, जिसमें वो स्टूडेंट को उकसा रहे हो कि दीपके जी हाँ, दीपके जी तो कह रहे हैं कि एक काम करिए धर्मेंद्र प्रधान जी, बहुत हो गया, प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए हमें। तो देखो वो अब क्या बोल रहे हैं, जब भी पूरी तरह से पॉलिटिकल मुद्दा हो गया, अब वो वही स्क्रिप्ट बोल रहे हैं जो उनको राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। किसका इस्तीफा चाहिए? मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का चाहिए, या अमित शाह जी का चाहिए? देखिए, ये जो पॉलिटिकल पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से मोदी जी को नहीं हरा पा रही, तो वो अब इस तरह का रास्ता ढूंढ रही है। मुझे ये बताइए, इनकी फंडिंग का सोर्स क्या जॉर्ज सोरोस है? इनकी फंडिंग का सोर्स क्या जॉर्ज सोरोस है? ये क्लियर करें। इतना पैसा आ कहाँ रहा है इस आंदोलन में? जब इनसे पूछा तो इन्होंने टेढ़ा मेढ़ा जवाब दिया। आपके जैसे पत्रकार ने पूछा, जमा पूंजी होगी क्या पता उनकी?
देखो ये वही लोग हैं जो वहाँ पे लंगर लगा रहे हैं, जो शाहीन बाग में लगा रहे थे, जो किसान आंदोलन के समय लगा रहे थे। देखो अभी आपको मालूम है, कुछ दिन पहले इन्हीं के चहेते ताहिर हुसैन को कोर्ट ने दोषी साबित किया, उनको सजा सुनाई गई है। क्या दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल माफ़ी मांगेंगे कि उन्होंने एक ऐसे आतंकवादी को अपने पार्टी में लेकर आए, उसे टिकट दिया, अपना चहेता बनाया, फिर दिल्ली में दंगे हुए, शुरुआत में उसकी सपक्ष भी लिया केजरीवाल जी ने। यदि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री ना होते तो ना दिल्ली में दंगे होते, ना 53 निर्दोष लोगों की जान जाती, और ना ही 26 जनवरी को लाल किले पे भारत के तिरंगे का अपमान होता। ठीक है।